अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अभी भी इस वक्त भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट है, जो तवज्जो मांगती है, जो एनालिसिस मांगती है, वो वही है जहां अब से कोई 16-17 घंटे पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान की एक गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आईनी, चोरी किए हुए इलेक्शन से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो ज़बरदस्ती एक हुकूमत बनाई है शरीफ जरदारी की, इसको एक्सेप्ट किया है। एक तरह से अमेरिका के सदर ने बहुत ही बेशर्मी और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए, और यूं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो हुकूमत बनाई है उससे दर हकीकत अमेरिका के सदर ने सपोर्ट किया है, जो बाइडन ने। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के ज़राए अबलाग ने और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान की ट्विटर स्पेस ने अमेरिका के सदर के इस इकदाम को कोई बहुत ज़्यादा घास नहीं डाली है, और कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड आपके डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस से पहले एक प्रेस रिलीज इशू की गई। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स में इसका चर्चा किया गया। पाकिस्तान के अंग्रेजी के अखबार में एक से ज़्यादा दफ़ा इसकी खबर लगाई गई। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन नैरेटिव शेपिंग इंजन है, वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जिसमें ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह सब है। उन्होंने कोई अमेरिकी के सदर की इस खत को कोई बहुत ज़्यादा घास जो है वो नहीं डाली। एक व्लॉगर है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, उन्होंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। इस हद तक उन्होंने अच्छा डिस्कस किया, लेकिन इस हद तक डिस्कस किया कि पीएमएलएन के लिए बड़ी कामयाबी है, पीएमएलएन के लोग जो हैं वो बड़े खुश होंगे, और पीटीआई वाले जो हैं वो बड़े नाराज होंगे या बड़े परेशान होंगे इस हवाले से। लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया। लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, उन्होंने इसको सिरे से घास डाली ही नहीं है। जहां पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि, और यही सूरत हाल जो है वो ट्विटर के ऊपर भी है, जहां मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया है। नदीम हुसैन नदीम साहब, जो पहले एपी से ताल्लुक रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, उन्होंने इसे कंडेम किया, और ये मैंने इसके हवाले से 2-3 ट्वीट किए हैं। लेकिन बाकी जितना भी पाकिस्तान का जो वो लोग हैं जो ओपिनियन शेप करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कि अगर डॉक्टर मलिया लोधी को आप देख लें, नजम सेठी साहब को देख लें, और बहुत से लोगों को देख लें, उन्होंने इस हवाले से कोई कमेंट नहीं किया, और बाकी भी लोगों ने इस हवाले से कमेंट जो है वो नहीं किया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या ये तमाम लोग दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान के ज़राए अबलाग जो हैं इस खबर को इग्नोर कर रहे हैं, या वो समझते ही नहीं है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट है? तो फिर वो किस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझते हैं? मैं इस पे फिर एक फोकस करूंगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ये जो शर्मनाक बेशर्मी की हरकत की है, इसका मकसद क्या है, और उन्होंने क्या सिग्नल करने की कोशिश की है, वो क्या हासिल यहाँ से करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम उन्होंने दिया है, किस किस को उन्होंने पैगाम दिया है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा ये देखूं कि पाकिस्तान के मीडिया ने गुज़िश्ता 12 घंटे में, 16-17 घंटों में किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो 3 किस्म की डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता हुआ नजर आता है। एक डेवलपमेंट वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को हरासा करने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी निजामुद्दीन के हरकारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहां तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उनको नजर आती है बड़ी इंतशार की। और दूसरी तीसरी डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मोहम्मद औरंगजेब जो हैं वो आईएमएफ से पैसा लेने के लिए 14 अप्रैल को वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से उनकी मुलाकात होगी। साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए के बेचने की बात है, और फिर साथ ही चीनी जो इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए, जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए, उसके बाद से चीनी जो 900 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर्स हैं, उन्होंने जो काम रोका हुआ है एक दिन से, गालिबन अभी तक शायद रिज्यूम ठीक तरह से नहीं हुआ, उसके हवाले से पाकिस्तान के ज़रा अबलाग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन। अब इसको क्विकली, अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लें क्विकली। पहली बात है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके बारे में वीलॉग पे भी ही डिस्कस हो रहा है, वीलॉग्स में भी डिस्कस हो रहा है, फेसबुक पे भी डिस्कस हो रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसी जो है इन 6 के 6 जज साहिबान जो हैं उनको हरासा करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, शायद मुलाकातें उनसे की गई हैं, उनको कहा गया है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एजेंसी ये भी कोशिश कर रही है, यानी चौधरी निजामुद्दीन की एजेंसी जो है इंटेलिजेंस, वो ये भी कोशिश कर रही है कि ये मालूम किया जाए कि ये 6 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, इनका सरगोना कौन था, किसने इनको तरगीब दी। लेकिन ये चीज़ जो है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये कोई बहुत चलने वाली चीज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो 6 जज साहिबान हैं ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है वो बहुत कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि बात आउट हो चुकी है। 2 दफ़ा पाकिस्तान की फुल सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है वो इस हवाले पे गौर कर चुका है, इस पे एक कमीशन बैठाने की बात हो चुकी है, सराय ब्लॉक को पता है, बार एसोसिएशन में डिस्कशन हो रही है, दुनिया भर में डिस्कशन हो रही है। तो जज साहिबान को अच्छी तरह से पता है कि इस स्टेज के ऊपर एजेंसी हवा में तो बहुत बातें कर सकती है हरासा करने की या उनको डरा धमकाने की, लेकिन दर हकीकत में
पाकिस्तान की एजेंसी के इस वक़्त हाथ जो हैं वो बहुत बंधे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते खुल खिला के। अच्छा, एजेंसी को भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। उनका मकसद भी इस वक़्त मुझे जो समझ आती है वो ये है कि डैमेज को कंट्रोल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जस्टिसेस ने किया है, कहीं कुछ और जस्टिसेस पेशावर हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से इसका हिस्सा ना बन जाएँ, कहीं कोई और स्टेटमेंट ना दे दे, कहीं कोई और खत ना लिख दे। तो वो चाहते हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और इस स्टेज पे वो भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है बिकॉज़ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पूरे खेल को एक्सपोज़ कर दिया है। उन्होंने इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दे दिया है, सराय अब्लाग को बता दिया है, बार एसोसिएशंस को बता दिया है, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दी है। इसके आगे वो कोई बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने बेसिकली मैसेज ये दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन को कि आपकी ये हरकतें जो आप करते चले आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, ये नाकाबिले कबूल हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आगे ये नहीं चलेंगी और मेरा ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की जो एजेंसी है, वो थोड़ा-सा एहतियात करते आपको नज़र आएगी और अगले आने वाले चंद दिनों में शायद वो जज साहिबान को इस तरह से हरासा करे ही ना, जिस तरह से कि गुज़िश्ता 20 महीने से या 2 साल से उसने करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, वो उसका बहुत चर्चा है। जिस तरह से अफजल खान ढांडला के टिकट को खुद इमरान खान को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि तहरीक इंसाफ में और जिस तरह से ग्रास रूट पे उसका एक रिएक्शन हुआ, एक बड़ा रद्द-ए-अमल चला कुछ 24-36 घंटे ट्विटर के ऊपर, वो भी उसका ज़ाहिर है बहुत चर्चा है। उसको डॉक्टर शहबाज गिल भी बड़े लीड करते हुए नज़र आते हैं और भी बहुत से लोग उसके अंदर हैं। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी क्रिस्प सी बात की है अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, जहां उन्होंने गंडापुर साहब को ये मशवरा दिया है कि आप कोई बहुत ज़्यादा ज़ानुई तिलमिल ना तय करें मोहसिन नकवी के, आपको इससे कुछ नहीं मिलना, कोई आपकी मर्ज़ी का ये बंदा नहीं लगाएगा और जो फंड्स हमारे खैबर पख्तूनख्वा के फँसे हुए हैं, एरियर्स जो हैं वो भी आपको नहीं मिलने लगे। तो ये जो सारी सूरत-ए-हाल और इसके अलावा ज़ाहिर है कि बैरिस्टर शेर अफजल बरवत के हवाले से, बैरिस्टर गौहर के हवाले से, उमर अयूब के हवाले से जो सारी बातें चल रही हैं, एक-दूसरे के खिलाफ आप देख ही रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है। इस हवाले से अगर आप मीडिया में डिस्कशंस देखें, तो एक तासुर ये उभरता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो शदीद इंतशार का शिकार है, उसमें मज़ीद उसके शायद हिस्से हो जाएँगे, बहुत कन्फ्यूजन है, पता नहीं इस जमात का फ्यूचर क्या होगा, इनकी आपस की इनफाइटिंग चल रही। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आपको पहली दफ़ा एक ऐसी सियासी जमात है, जिसके अंदर आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी, जिसके अंदर किसी हद तक ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी और पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुद 70s में उसका गला घोंटा, जब फ्यूडल्स को अपना हिस्सा बनाया, उसके बाद जो सेकंड उसकी एक फ़ेज़ आया था ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, जो लेफ्ट सोशलिस्ट तबका था, उसके जो फैक्शन था, धड़े थे, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बहुत सपोर्ट किया, अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाशिंगटन के साथ रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक समझौता करके पाकिस्तान पहुंची, तो उसके बाद पहला काम उन्होंने किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट या लेफ्ट ऑफ द सेंटर धड़ा था, उसका अपने हाथों से उन्होंने गला घोंटा, उसको उन्होंने साइड ट्रैक कर दिया। तो उसके बाद से कभी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के अंदर कोई ग्रास रूट डेमोक्रेसी की रमक जो है वो हमें देखने में नजर नहीं आई। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको एक ग्रास रूट डेमोक्रेसी नजर आती है, जिस तरह से अफजल खान ढांडला का रास्ता रोका गया है और खुद इमरान खान को मजबूर किया गया और मुझे रत्ती भर शक नहीं है कि अफजल डांडला को टिकट देने की गलती इमरान खान ने ही की है, बिकॉज इमरान खान ऐसी गलतियां करने में बदरजा उत्तम बड़ी सलाहियत रखते हैं। उनका रास्ता कभी किसी ने रोका नहीं, उनके खिलाफ बैकलेश हुई नहीं, जब उनकी गलती पॉइंट आउट होती है तो वो जरूर मान भी लेते हैं बाद में, लेकिन गलतियां वो बड़ी कर सकते हैं। ये और बात है कि डॉक्टर शहबाज गिल और बहुत से और तहरीक इंसाफ के लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि शायद इमरान खान को बेवकूफ़ बना के बैरिस्टर गौहर या किसी और ने उनसे ये चीज़ करवा ली। मुझे ये लगता है कि बैरिस्टर गौहर ने जो उसके हवाले से स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान ने उनकी मौजूदगी में ये कहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इमरान खान से ये गलती हुई। लेकिन चूंकि इमरान खान की पास्ट की माजी की जो मिस्टेक्स हैं, उनको कभी तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की जान थी ही नहीं, ऐसा गैज़ो गज़ब था ही नहीं, किसी ने उसको चैलेंज किया ही नहीं, जिसका अल्टीमेटली इमरान खान को शदीद नुकसान हुआ। फॉर इंस्टेंस इमेजिन करें 2018 में जब इमरान खान ने इस कार्टून कैरेक्टर उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर पंजाब लगाया था, जो बिल्कुल भी ये काबिल नहीं था, लायक नहीं था, वो डिजर्व नहीं करता था कि उसे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उस स्टेज के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा
बैकलैश होता, लोग शोर मचाते, कुछ जुलूस निकल जाता, इसी तरह से खप पड़ जाती। हम लोग जो मीडिया ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सपोर्ट करते थे, हम लोग खप डालते, तो शायद इमरान खान को पीछे हटना पड़ता और उनको उस्मान बुज़दार को तब्दील करना पड़ता, ये जल्दी एक बैकलैश हो जाती। इसी तरह से जब जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी, अगर उसको खप पड़ जाती, कुछ जुलूस निकलते, खप पड़ जाती, शोर मच जाता, तो शायद इमरान खान अपनी उन बड़ी बड़ी गलतियों और ब्लंडर से बाज आ सकते, जिसके नतीजे में बाद में उनको बहुत ज्यादा मसाइल का और बहुत ज्यादा मसाइब का उनको मुकाबला करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो इज़्तिराब है और इसके अंदर जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो एक बाज़गश्त है, जो शोर है, ये एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की डेवलपमेंट है, इससे घबराना नहीं चाहिए, इसमें से कोई अच्छी चीज जो है वो निकलेगी। अब इस चीज पे आ जाए, तीसरी जो डेवलपमेंट जिसको मीडिया ने बहुत डिस्कस किया है, वो है जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब उर्फ औरी जो हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मैं वाशिंगटन पहुंच रहा हूँ 14 अप्रैल को आईएमएफ के साथ एक और वर्ल्ड बैंक से मुलाकात करने के लिए। और उन्होंने कहा कि कोई भी तफसीलात नहीं हुई, लेकिन हमसे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आईएमएफ का, और हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन का लार्जर हम एड पैकेज जो है वो आईएमएफ से लेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान की मुल्ला की धोड़ मसीत तक इस वक्त पाकिस्तान के जितने डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि किस तरह से आप कहीं दुनिया से कर्जा जो है वो ले सकते हैं। तो सुनने में ही आ रहा है कि 3 साल के लिए ना सिर्फ लिया जाएगा, बल्कि 6 बिलियन नहीं बल्कि $9 बिलियन का, जो गैर मुसद्दका इतलात से हैं कि $9 बिलियन का कर्जा जो है वो मांगा जाएगा आईएमएफ से। इस ये अच्छा, और उसमें अचीवमेंट में ये भी है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हमने पीआईए को बेचने की बात करी। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर अमेरिका का सदर आपको, उसकी एंट्री आपको नजर आती है इस स्टेज के ऊपर जो बाइडेन की, और उसकी जो स्टेटमेंट जो इशू की है उनके खत की, जिसके कंटेंट शेयर कर दिए हैं, ट्विटर के ऊपर डाल दिए हैं अमेरिकन एम्बेसी ने इस्लामाबाद में, वो मैं भी आपको स्क्रीन शेयरिंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मुझे जरा इजाजत दीजिए, क्योंकि इसको दिखाना जो है वो बड़ा सख्त जरूरी है। ये ले लिया आ गया, लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन, जिनको आजकल अमेरिका में जीनोसाइड बाइडेन भी कहते हैं, टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और ये लेटर के मैं कंटेंट दिखाता हूँ, 3 टोटल इसके पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ 1 ये है डियर प्राइम मिनिस्टर के बाद, सेकंड पैराग्राफ ये, और ये थर्ड पैराग्राफ। इसका जो पहला पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ तो है ना, दैट इंक्लूड्स एडवांसिंग अ शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ग्रेटर हेल्थ सिक्योरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल। ये तो ब्ला 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 कहने की बातें हैं सारी। ये जो पहला पैराग्राफ है, ये मुझे बहुत परेशान कौन लगता है, जहां ये कहते हैं अमेरिका के सदर, द एंड्योरिंग पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस remains critical to ensuring the security of our people and people around the world, and the United States will continue to stand with Pakistan to tackle the most pressing global and regional challenges of our time। ये चीज मुझे बड़ी परेशान लगती है कि कौन से प्रेसिंग ग्लोबल और रीजनल चैलेंजेस ऑफ टाइम्स हैं जिसके अंदर अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। ये चैलेंजेस क्या अफगान तालिबान के हैं, क्या ये चैलेंजेस ईरान के हैं, क्या ये चैलेंज जो है ये यूक्रेन का है, रशिया के खिलाफ ये चैलेंज जो है वो चीन को कंटेन करने का। ये पैराग्राफ बहुत मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। और मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं कि बहुत साल पहले 2003 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उस वक्त मैं बर्तानिया चला गया हुआ था कोलंबिया से, मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया एक पेपर पढ़ने के लिए। वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर डीन थे जिनका नाम मुझे ठीक तरह से याद नहीं, एमरी एंजली उनका नाम था। उन्होंने वहां पर की नोट स्पीच की, और उसमें उन्होंने ये कहा, फॉर्मर डीन ऑफ द कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के वो डीन थे, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। उस वक्त बहुत हम समझ रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में मुशर्रफ हुकूमत बहुत एक ज़बरदस्त हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ नए सिरे से जो है वो शुरू हो रहा है। और मैं उन कर्नलों और मेजरों की तरह सारी एक्साइटमेंट का हिस्सा था। बहुत पाकिस्तानी सारे बड़े एक्साइटेड थे कि हमारा अमेरिका के साथ दोबारा हमारी जनाब हनीमून शुरू हो रहा है। तो वो जो उन्होंने की नोट स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तानियों के अंदर अमेरिका के साथ एक नए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बड़ी एक्साइटमेंट पाई जाती है, और मेरा दिल बैठता है। ये अमेरिका का प्रोफेसर कैराडीन, द फॉर्मर डीन ऑफ द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक अफेयर्स, उन्होंने कहा मैंने 60s और 70s में, वो बड़ी उम्र के थे, ही वाज प्रॉब्ली 80 ईयर्स ऑफ एज और 70 ईयर्स लेट 70s में थे। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी ये एक्साइटमेंट के फेस देखे हैं अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अमेरिका का जो एम्ब्रेस है उससे पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मुझे बहुत परेशानी है, ये 2003 की बात कर रहा हूँ, कि कहीं पाकिस्तान को दोबारा अमेरिका की इस एम्ब्रेस से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ये उस वक्त उनके वर्ड्स। अच्छा, उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी? मेरी कैफियत ये थी कि मैं सोचता था कि मैं प्लास्टिक की सेलोफेन टेप का एक पैकेट लेके जाऊं, रोल, और वो प्रोफेसर का जो मुंह था
वो उसके ऊपर टेप लगा दूं ताकि कोई उसकी ये गलत और खौफनाक बातें जो है वो ना सुन सके, बिकॉज मेरा उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि हमारी तो जनाबे वाला हमारा तो ईद हो गई है कि हमारा अमेरिका से रिलेशनशिप बन रहा है। अब मेरी अपनी वही इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है कि जब मैं ये जो बाइडेन का पैराग्राफ देखता हूँ कि पाकिस्तान का एक रोल है रीजनल और इंटरनेशनल ग्लोबल अफेयर्स और चैलेंजेस के लिए, तो मेरा दिल बैठने लग जाता है कि ये पाकिस्तान से किस किस्म का रोल जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का क्या नया रोल जो है यहाँ पर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो देख रही है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि वो क्या रोल जो है वो हो सकता है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि सिग्नल पहले देखें, यहाँ पे बाइडेन साहब ने सिग्नल क्या किया, तीन चार किस्म के उन्होंने वहां पे सिग्नल किए हैं। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सपोर्ट जो है, क्योंकि उनको लग रहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बजाई गई है आगे पीछे से, कांग्रेस कांग्रेस हर तरफ, तो उनको उन्होंने एक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसके साथ ही जो छोटू है, ये जो इन्होंने एक इलीगल हुकूमत कायम कर रखी है, गैर कानूनी चोरी की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ और जरदारी की, इस हुकूमत को भी उन्होंने एक सपोर्ट एक्सटेंड किया, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट एक्सटेंड की। दूसरा, यहाँ पे जो बाइडेन ने सिग्नल किया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कि हम हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है और आप इस हुकूमत को सपोर्ट करें, उनको पैसे दे दें। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो टीम्स हैं उनको खासी परेशानी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी असेसमेंट की, उनको पता चला कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो खालिस्तान चोरी का इलेक्शन है, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, वहां पे एक ड्रामा हुआ है। तो अब उनको मैसेज दे दिया गया है। तीसरी चीज ये है कि कांग्रेस के अंदर जो सबसे ज्यादा खप डाली वो बेसिकली तौर पर जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, जैसे ग्रेग कसार है, ये सब लोग हैं, इन सब लोगों को ये मैसेज दिया गया है कि भाई हमारी जो स्ट्रेटेजिक वेल थॉट आउट पोजीशन है पाकिस्तान पे वो ये है और हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तीन किस्म के मैसेजेस हो गए। लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ? इसमें नुकसान ये हुआ कि जो बाइडेन ने 2 साल जिस चीज को डिनाई किया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने, जिसको मैथ्यू मिलर ने 200 दफा डिनाई किया, ये कम से कम 100 दफा डिनाई किया मैथ्यू मिलर ने और जॉन किर्बी ने, उसको जो बाइडेन ने उस शक को यकीन में बदल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी, मंशा और उनकी स्ट्रेटेजिक नीड के तहत हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक्सपोज उन्होंने कर दी? इसलिए कि जो इलेक्शन हुआ वो इतना गंदा हुआ कि वो किसी भी पासे से दुनिया में असर हाजिर में मौजूदा कई सालों में इतना गंदा, घटिया, जलील किस्म का इलेक्शन, इलेक्शन के नाम पे इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा झुर्लू तो कहीं फेरा ही नहीं गया। तो इस झुर्लू को, ये वो झुर्लू है कि जब कांग्रेस के हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अंदर जब मीटिंग हुई अब से चंद दिन पहले 20 तारीख को, तो आपने देखा कि बेचारा डोनाल्ड लू जो है वो भी डिफेंड ना कर सका। जब वो एक सवाल उससे पूछा, मेरा ख्याल है एक कांग्रेसमैन ने इलेक्शन के बारे में, तो उसने कि फ्री फेयर हुए हैं, उससे पूछा गया, उसने कहा हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ये फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, हमने इसके लिए कभी टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं की। तो अब आपने देख लिया कि जो खत के कंटेंट्स, अगर खत यही है तो जो कंटेंट्स अमेरिका की एम्बेसी ने इशू किए हैं उसमें अमेरिका के सदर ने इन इलेक्शन के हवाले से अपनी किसी रिजर्वेशन का मुजाहरा नहीं किया। सो बुनियादी तौर पे उसने ये माना कि हमारी स्ट्रेटेजिक नीड्स इस किस्म की हैं कि हम इस हुकूमत को और इस रजीम को हम इस स्टेज के ऊपर सपोर्ट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे क्विड प्रो को क्या है, यानी जवाबन इन्होंने क्या करना होगा लोगों के जहनों में। मैंने चूंकि पिछला भी व्लॉग इसी हवाले से किया था, तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं और बहुत से लोगों के जहन में बहुत से डिफरेंट आइडियाज हैं कि यहाँ पे क्या रोल होगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। एक उसमें पहला जो थीसिस है वो ये है कि ज्यादा हथियार पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को बेचेगा और यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान का जंग में कोई बहुत बड़ा रोल है। ये कोई बहुत नॉन स्टार्टर किस्म का आर्गुमेंट है। उसकी वजह ये है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिका को और यूरोप को और मगरब को, रूस और चीन के हाथों शिकस्त हो चुकी है और यूक्रेन उस जंग से अब निकलना चाहता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इसी साल के अंदर 2024 में इस जंग की एक जंगबंदी होनी है जिसमें यूक्रेन जो है उसने रूस के साथ एक एग्रीमेंट करना है और ये जंग अब बहुत देर चलने वाली नहीं है। अच्छा, इन एनी केस अगर जंग नहीं भी खत्म होती तो बहुत ज्यादा चांसेस जिस चीज के नजर आ रहे हैं कि बाइडेन को शिकस्त हो जाएगी नवंबर के इलेक्शन में और यहाँ पर ट्रंप जो है इन ऑल प्रोबेबिलिटी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होता पिछले 4 साल में, 3-4 साल में, तो ये यूक्रेन की जंग होनी ही नहीं थी, बिकॉज ट्रंप की एक पोजीशन ही जो है इंट्रा यूरोपियन अफेयर के ऊपर विद रशिया टोटली डिफरेंट थी, तो जंग ही नहीं होनी थी। तो आप ये समझें कि यूक्रेन की जंग का आगे अब कोई खास फ्यूचर नहीं है। और अगर उसमें आपको कोई शक है तो आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाएं और जॉन मर्शाइमर जो हैं, जो अमेरिका के सबसे फोरमोस्ट रियल पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनकी उसके ऊपर जो कमेंट्री है, ये डिस्कशंस हैं यूक्रेन की जंग के हवाले से, वो आप देख सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कि चूंकि इमरान खान ने एक नैरेटिव ऐसा शेप किया डोनाल्ड लू के हवाले से और के लोगों के, बहुत से लोगों के जहन में है कि शायद रशिया या पुतिन का कोई रोल था पाकिस्तान के रिजीम चेंज ऑपरेशन में, उसके खिलाफ कोई गुस्सा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसका कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल एक सेकेंडरी सा इशू था उस वक्त। असल इशू जो है वो दो है। असल इशू है चाइना कंटेनमेंट एंड एंगेजमेंट विद इंडिया। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं कि अब पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे चूं चरा किए बगैर एंगेज करता है
तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिलती है, जिसके नतीजे में चाइना कंटेनमेंट प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव जो है, जो पॉलिसी है, वो आगे बढ़ती है। ये प्रिंसिपल इशू है जिसको मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद दिनों, हफ्तों, महीनों में जो वाक़यात हुए हैं, ख़ास करके गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, उसके बाद अब अक्सर लोगों के दिमागों में से अगर कुछ जाले लगे भी हुए थे, तो वो हट गए होंगे। वो बहुत क्लियरली ये देख सकते हैं कि असल इशू क्या है। आपने देखा कि किस तरह से सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज़ इंजीनियर्स पे, चाइनीज़ कंसर्न्स और इन्वेस्टमेंट पे यकी बाद दीगरे बहुत से हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी बढ़ती चली जा रही है। खुद चाइनीज़ जो है वो चीखें मार रहे हैं, और वो जो है इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। उनकी कंपनीज, उनके इंजीनियर्स जो हैं इस वक्त, उन्होंने एक तरह से काम रोका भी हुआ था। आई डो नॉट नो कि उन्होंने दोबारा शुरू किया कि नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि 950 से ज़्यादा जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, उन्होंने काम जो है अपना रोक दिया था ट्यूसडे के बाद, एज अ प्रोटेस्ट चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑल दैट। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आप मसलसल देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड पे, कि हम रिविजिट करेंगे, हम ट्रेड करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग और हुकूमत के सर्कल्स में भी उसकी डिस्कशन हो रही है, और हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में भी उसकी डिस्कशन हो रही है। तो अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत रखी कि मार्च 2022 में जब मैंने इसका दावा किया था कि ये असल इशू है, तो उस वक्त उसको एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आते थे, बिल्कुल चीज़ छुपी हुई थी। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल जैसे आप किसी के ऊपर से गर्द, किसी चमकदार चीज के ऊपर से एक साफ करके उसकी मट्टी उतारते हैं, और उसकी आपको सतह नजर आने लग जाती है, उस पर लिखी हुई अबारत नजर आने लग जाती है, तो उतना साफ होकर ये चीज जो है वो नजर आ रही है। चाइनीज अटैक्स के हवाले से आप देख रहे हैं कि चीन की एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पाकिस्तान आई है फ्राइडे को, और वो कह रहे हैं कि हमें इसका इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं, और वो इसका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और 28 तारीख को एक चाइनीज मिलिट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजिंग में इशू की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को ऑफर करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। पाकिस्तान ये मानता है या नहीं मानता, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मूव है, जिससे आपको ये पता चलता है कि चाइनीज को अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से क्या हो रहा है, किस किस्म की रेजिस्टेंस है, लेकिन वो अपना लेवरेज रखना चाहते हैं। उनको अच्छा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि चाइनीज की बेसिकली थिंकिंग ये है कि हम जोग्राफियाई एतबार से यही हैं। वो समझते हैं कि हम, हमारे अंदर स्टेमिना है, हम वेट कर सकते हैं। और वो समझते हैं कि हम रिएक्टिव नहीं है। वो समझते हैं कि चूंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो रिएक्टिव इन नेचर होती हैं, और उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए वो लेवरेज रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह रिएक्ट करके डिसअपॉइंट होकर यहाँ से दौड़ेंगे नहीं, वो यहीं बैठे रहेंगे और इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। खा अमेरिका कुछ भी करे, खा हिंदुस्तान कुछ भी करे, वो इस गेम में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। लेट्स सी। वैसे आपने देखा कि बहुत से लोग यहाँ लिख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंडियन कमेंटेटर्स हैं ऑफिशियल, कि चीनियों का ये हो जाएगा, कुंडा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होता रहेगा उनका। वो फिर भी एंगेज रहेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस फील्ड को छोड़ के दौड़ने वाले जो है वो नहीं। इस स्टेज के ऊपर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन बाकी सारी सियासी जमातों को, ज़राए इब्लाग को, मीडिया को, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अब ये थिंकिंग करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि अब चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं कि आखिर हमारा अमेरिका, रूस और चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में, रूस नहीं, निकाल दें उसको, अमेरिका, चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में हमारा बैलेंसिंग एक्ट जो है वो क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइडेन इन ऑल प्रोबेबिलिटी इलेक्शन हार जाएंगे, और ट्रंप जो हैं वो शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे फ्रॉम द नवंबर 2024 के बाद। लेकिन कंटेनमेंट ऑफ चाइना एक बाई पार्टिसन इशू बन चुका हुआ है। कहते हैं कि ट्रंप के जाने के बाद अगर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के दरम्यान में कोई कंसेंसस किसी चीज़ पे रहा है, कोई चीज़ उन्होंने मानी है, इनहेरिट की है डेमोक्रेट्स ने, तो वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी है। इसका मतलब है कि ट्रंप वापस भी आएंगे तो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करेगी। और जो अभी मैंने आपको खत दिखाया है प्रेसिडेंट बाइडेन का, कि दर हकीकत एक तरह का इसका पहला पैराग्राफ जो है, ये एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस किस्म की स्टेटमेंट आपको नजर आती है, विच इज़ बिगर देन बाइडेन। तो अब ये आपको सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अमेरिका के अंदर या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज करें कि हम इसमें किसी न किसी किस्म की इस थिंकिंग के अंदर तब्दीली ला सकें, और हम उनको आगे से कन्विंस कर सकें कि भाई, माई बाप, हम जो है बैलेंस रख सकते हैं। अब हमारी जान जो है किसी तरह से छोड़ दें। बहरहाल ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।